हेलो। हेलो। हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं रवि तिवारी। जैसे कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने डीसी मशीन्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे और कम्यूटेशन के बारे में डिटेल डिस्कशन किया। उसी टॉपिक को एक्सटेंड करते हैं एंड हाउ टू reduce the sparking in commutation process। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या मेथोडोलॉजी हैं जिनके थ्रू स्पार्किंग को रेड्यूस किया जा सकता है एंड कम्यूटेशन प्रोसेस को सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। राइट, तो सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन कि हम लोग गेट एकेडमी के चैनल पे हैं एंड एक्सक्लूसिव डिस्काउंट ऑन गेट एकेडमी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अभी अवेलेबल है, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज़ करना है GAOTSY। अगर आप ये कूपन कोड यूज़ करते हैं GAOTSY और टेस्ट सीरीज में एनरोल करते हैं तो आपको ग्रेट डिस्काउंट्स देखने के लिए मिलेंगे। आप अगर ये कूपन कोड यूज़ करते हैं GAOTSY तो आप सरप्राइज डिस्काउंट्स अवेल कर सकते हैं। लिमिटेड टाइम ऑफर है एंड फर्स्ट 50 एनरोलमेंट के लिए ये ऑफर वैलिड है। राइट, एंड RRB JEE 2024 में 7900 प्लस पोस्ट हैं। CBT का 1 का एग्जामिनेशन ओवर हो चुका है एंड CBT 2 कंडक्ट होने वाला है। इसके लिए अगर आप प्रिपेयर करना चाह रहे हैं CBT 2 के लिए तो गेट एकेडमी का कोर्स अवेलेबल है जिसकी प्राइस 499 में आप इन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। अगर CBT 1 CBT 2 दोनों में एनरोल करना है आपको तो 777 पे करके आप CBT 1 एंड CBT 2 दोनों में एनरोल कर सकते हैं फ्यूचर अपकमिंग RRB JEE के एग्जामिनेशन के लिए। एंड गेट 26 का कोर्स अवेलेबल है जिसकी कोर्स प्राइस 2222 रुपीज़ है एंड 27 का कोर्स है जिसकी प्राइस 3333 एंड 28 का कोर्स है जिसकी प्राइस 5555 है। गेट एकेडमी के कुछ और भी कोर्सेस हैं जैसे RRB JEE SSC JEE 777 में, ऑल स्टेट AE JEE एग्जामिनेशन 777 में एंड कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम 777 में। RRB JEE SSC JEE 777 में, कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम 777 में, ऑल स्टेट AE JEE एग्जामिनेशन 777 में, स्मार्ट कोर्स एंड डोपामाइन 555 कॉम्बो 1111 में, ESC नॉन टेक्निकल 777 में, ESC नॉन टेक्निकल UPSC का एग्जामिनेशन है, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन एंड इसमें जो नॉन टेक्निकल पोर्शन होता है उसमें सब्जेक्ट्स लाइक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, ICT, इन्वायरमेंटल साइंस जैसे सब्जेक्ट होते हैं वो प्रिपेयर करना है आपको। तो 777 दे के इन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं आप एंड सारे के सारे नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स को अवेल कर सकते हैं। राइट, जिसके लिए आपको पे करना है 777 रुपीज़। स्मार्ट कोर्स एंड डोपामाइन 555 कॉम्बो के लिए 1111 में आप इन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं एंड गेट सब्जेक्ट वाइज ऑन कॉम्बो कोर्सेज अवेलेबल हैं जिसमें अगर इंडिविजुअल बेसिस पे आपको नेटवर्क, पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम, सिग्नल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स,
डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ईएमटी, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो प्रोसेसर जैसे सब्जेक्ट्स जितने भी हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, अगर आप इंडिविजुअल बेसिस पे एनरोल करना चाहते हैं इन कोर्सेज में तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपने अकॉर्डिंग बेस्ट कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हैं। राइट, उसके लिए आपको गेट एकेडमी की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करनी होगी और आप इन कोर्सेज में इंडिविजुअल या फिर बेस्ट अपने अकॉर्डिंग कॉम्बिनेशन के साथ एनरोल कर सकते हैं। गेट 25 में आपने एनरोल किया हुआ था एंड 26 में कोर्सेज को एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, तो आप 1500 रुपीज़ पे करके गेट 26 के लिए आप इन कोर्सेज को एक्सटेंड कर सकते हैं। यूपीपीएससी एई का जो एग्जामिनेशन है गैजेटेड ऑफिसर का पोस्ट है, राइट, और इसमें प्रीलिम्स और मेंस जो कि गेट एकेडमी आपको प्रोवाइड कर रहा है 1111 में आप एनरोल कर सकते हैं यूपीपीएससी एई के कोर्स में। एंड इसमें प्रीलिम्स वाले सेक्शन में जनरल एप्टीट्यूड, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के नाम से कॉमन टू ऑल ब्रांचेस 22 सब्जेक्ट्स इंक्लूड किए गए हैं। उन 22 सब्जेक्ट्स सारे के सारे सब्जेक्ट लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियो और लाइव लेक्चर के थ्रू गेट एकेडमी की टीम आपको इन्हीं 1111 में प्रोवाइड कर रही है। तो प्रीलिम्स और मेंस में ऑफिशियल सिलेबस में जितने भी सब्जेक्ट मेंशन है वो सारी की सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। आपको जस्ट पे करना है 1111 रुपीज़, राइट। So this is all about GATE academic courses. नेक्स्ट, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की गेट की जो टेस्ट सीरीज है उसकी प्राइस 333 है, जिसमें टॉपिक वाइज 28 टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज बेसिक लेवल के 12 टेस्ट, मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट 14, फुल एंड मॉक टेस्ट फॉर गेट एग्जामिनेशन 10 टेस्ट हैं। टोटल नंबर ऑफ टेस्ट 76 हैं। तो इन 76 टेस्ट में जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन गेट स्टैंडर्ड पेपर के हिसाब से डिज़ाइन किए गए हैं, राइट, कि जिस तरीके से गेट के एग्जामिनेशन में कभी भी क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं, कुछ वही अप्रोच रखा गया है जिससे आपकी टेक्निकल एबिलिटी और भी ज़्यादा एनहांस हो सके, राइट। जनरल एप्टीट्यूड का गेट के एग्जामिनेशन में अच्छा खासा वेटेज होता है जो कि 13 से 15 मार्क्स कवर करता है, राइट। ये एक क्यूआर कोड आपको देखने के लिए मिल रहा है। इस क्यूआर कोड को अगर आप स्कैन करते हैं तो गेट एकेडमी के द्वारा प्रिपेयर की गई जनरल एप्टीट्यूड ई बुक तक आप पहुंचेंगे और इस ई बुक में न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, स्पेशल एप्टीट्यूड, टोटल नंबर ऑफ पेजेस 521 हैं और वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन गेट एकेडमी आपको प्रोवाइड कर रहा है कि जितने भी प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन एप्टीट्यूड ई बुक के नाम से आपको प्रोवाइड कर रहा है। आपको कोई अदर रिसोर्सेज को विजिट करने की ज़रूरत नहीं होगी जब आप ये ई बुक में एनरोल कर लेते हैं, राइट। और इसकी प्राइस जस्ट 222 है जो कि आप इजीली एनरोल कर सकते हैं। इसमें 521 पेजेस हैं और इस ई बुक में प्रीवियस 15 ईयर्स गेट क्वेश्चन विद डिटेल सॉल्यूशन अवेलेबल है। एप्टीट्यूड प्रिपरेशन करने वाइज आपको और कोई रिसोर्सेज को विजिट करने की ज़रूरत नहीं होगी। वन कंप्लीट सॉल्यूशन गेट एकेडमी आपको प्रोवाइड कर रहा है।
एसएससी इलेक्ट्रिकल ई बुक जो कि गेट एकेडमी लॉन्च कर चुका हुआ है एसएससी जेई पेपर 1 को प्रिपेयर करने के लिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ई बुक ये इंडियाज फर्स्ट सब्जेक्ट वाइज एंड ईयर वाइज ई बुक है कि एक ही बुक में आपको सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन प्लस ईयर वाइज क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलेगा। और ये बुक लॉन्च हो चुकी है, आप प्ले स्टोर में जाके चेक कर सकते हैं एंड फ्री सैम्पल्स डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि बुक किस तरीके से किस वे में ऑर्गेनाइज की गई है, राइट। तो यहाँ तक डिस्कशन ओवर होता है, अब हम लोग आज के सेशन की तरफ मूव करते हैं। और उससे पहले जैसा कि हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में सारी चीज़ें डिस्कस कर ली, जस्ट 1 मिनट के ब्रेक के बाद हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं, राइट। लास्ट सेशन में हम लोग कम्यूटेशन का प्रोसेस डिस्कस किया था, एंड आज के सेशन में हाउ टू इम्प्रूव कम्यूटेशन प्रोसेस पे बात करेंगे कि कम्यूटेशन प्रोसेस में ड्यू टू नॉन लीनियर कम्यूटेशन स्पार्किंग देखने के लिए मिल रहा था। उन स्पार्किंग को किस तरीके से हम लोग रेड्यूस कर देते हैं, कर सकते हैं, वो टुडेज पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा, isn't it? So let us start the discussion.
कम्यूटेशन प्रोसेस में हम लोगों ने देखा कि 20 एम्पियर का करंट किस तरीके से रिवर्स होके नेगेटिव 20 एम्पियर तक पहुंच रहा था। और इस करंट के रिवर्सल के प्रोसेस में क्योंकि कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स देखने के लिए मिल रहे हैं जिसके थ्रू कॉइल फॉर्म हुई है, एंड नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो इंडक्टेंस का भी फॉर्मेशन होगा। एंड इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी कहती है कि सडन चेंज इन करंट को इंडक्टेंस अपोज करता है, करंट को सडनली चेंज नहीं होने देता है, जिसके कारण करंट जब इमीडिएटली रिवर्स नहीं होगी तो उसके कारण स्पार्किंग प्रोड्यूस होगा। उस स्पार्किंग फिनोमिना को हम लोगों ने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, एंड पूरा का पूरा डिस्कशन ओवर किया हम लोगों ने। एंड देन आज के सेशन में इंटरपोल्स और कम्यूटेशन को रिमूव, कम्यूटेशन प्रोसेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए एंड नॉन लीनियर कम्यूटेशन को एलिमिनेट करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए हम लोग टेक्निक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, राइट। तो मेथड्स टू इम्प्रूव कम्यूटेशन, फर्स्ट मेथड है रेजिस्टेंस कम्यूटेशन, राइट। कि रेजिस्टेंस कम्यूटेशन का प्रोसेस किस तरीके से होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एनालाइज करेंगे। एंड देन वोल्टेज पर ईएमएफ कम्यूटेशन, जिसमें ब्रश शिफ्ट एंड इंटरपोल्स का कॉन्सेप्ट आएगा। रेजिस्टेंस कम्यूटेशन क्या है, रिप्लेसिंग लो रेजिस्टेंस कॉपर ब्रश विथ हाई रेजिस्टेंस कार्बन ब्रश। कि लो रेजिस्टेंस कॉपर के ब्रश को हम लोग, कॉपर ब्रश को हम लोग हाई रेजिस्टेंस कार्बन, क्योंकि कार्बन की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है और इसलिए हम लोग कार्बन ब्रशेस यूज करेंगे। द कार्बन ब्रश डजंट इनकरेज स्पार्किंग, और कार्बन में स्पार्किंग भी कम देखने के लिए मिलेगा कंपेयर टू कॉपर। तो कॉपर ब्रशेस को कार्बन से हम लोग रिप्लेस करेंगे कि ब्रशेस जब बनाएंगे हम लोग तो कार्बन की ब्रशेस बनाएंगे, बिकॉज इट डजंट इनकरेज स्पार्किंग एज द कॉपर ब्रशेस डू, एंड अनचेंज्ड करंट इज फोर्स्ड टू फ्लो थ्रू कॉइल इटसेल्फ। कि अनचेंज्ड करंट जो है, कि करंट जितना रिवर्स नहीं हुई है, 5 एम्पियर जो बच जा रहा था, करंट इज फोर्स्ड टू फ्लो थ्रू द कॉइल इटसेल्फ एज द ब्रश रेजिस्टेंस डोमिनेट्स। कि ब्रश का जो रेजिस्टेंस है वो डोमिनेट करेगा, ब्रश का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा कंपेयर टू कॉइल रेजिस्टेंस, राइट। तो वो कॉइल ब्रशेस के थ्रू आपके ना फ्लो करे, वो कॉइल के थ्रू फ्लो कर जाए, अनचेंज्ड ब्रशेस, ब्रशेस में जंप ना करे, जिसके कारण कोई स्पार्किंग ना देखने के लिए मिले। फोर्स टू फ्लो थ्रू कॉइल इटसेल्फ एज द ब्रश रेजिस्टेंस डोमिनेट्स, दिस विल reduce the sparking, this will reduce the sparking. However, carbon brushes offer more brush contact drop, कार्बन ब्रशेस में मोर कॉन्टैक्ट ड्रॉप होगा अराउंड 2 वोल्ट पर ब्रशेस। कि एक ब्रश में 2 वोल्ट का ड्रॉप देखने के लिए मिलेगा, जो कि एक सिग्निफिकेंट वैल्यू है। लेकिन इतना ज़्यादा ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप होने के बावजूद, क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, जिस तरीके से आर्मेचर रेजिस्टेंस जब ज़्यादा होगा तो आर्मेचर वाइंडिंग का जो IaRa ड्रॉप हम लोग डिडक्ट करते थे, उसके साथ साथ ब्रश कांटेक्ट ड्रॉप हम लोग डिडक्ट करते थे। तो 2 वोल्ट पर ब्रशेस ड्रॉप डिडक्ट करना पड़ेगा हम लोगों को, जिससे ओवरऑल टर्मिनल वोल्टेजेस कम देखने के लिए मिलेगा। लेकिन हम लोग वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं कि टर्मिनल वोल्टेजेस हम लोगों को भले ही थोड़ा कम देखने के लिए मिले, लेकिन इतना ज़्यादा वोल्टेजेस ड्रॉप हो अराउंड दी ब्रशेस, लेकिन हमारा कम्यूटेशन प्रोसेस सक्सेसफुल होना चाहिए। अदरवाइज वो ब्रशेस को बहुत ज़्यादा डैमेज करेगा और इमीडिएटली हम लोगों को प्रॉपर टाइम इंटरवल में ब्रशेस को चेंज करना पड़ेगा, जो कि एक कॉस्टली अफेयर है। द एडिड एडवांटेजेस ऑफ कार्बन ब्रशेस आर, कम्यूटेशन इम्प्रूव होगा इससे, कम्यूटेशन का जो प्रोसेस है, स्पार्किंग के थ्रू जो 5 एम्पियर का करंट जंप करके ब्रश में जा रहा था, क्योंकि ब्रश का रेजिस्टेंस प्रीवियसली लोअर था, वो जंप कर जा रहा था करंट ब्रशेस में कम्यूटेटर सेगमेंट के थ्रू। तो अब कार्बन ब्रशेस यूज करने की वजह से, कॉपर के जगह पे कार्बन ब्रशेस यूज करने की जगह पे ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ ब्रशेस इंक्रीज हो गया है। तो जितना करंट रिवर्सल हो गया। जो अनचेंज्ड करंट जो रिवर्स नहीं हुई है वो 5 एम्पियर की करंट, अब क्योंकि रेजिस्टेंस ब्रशेस का बहुत ज़्यादा हाई है तो वो उसमें जंप नहीं करेंगी, वो कॉइल के थ्रू ही फ्लो करेंगी, जिससे स्पार्किंग का प्रॉब्लम
कम किया जा सकता है एंड कम्यूटेशन इम्प्रूव होगा इससे, राइट। तो ये था रेजिस्टेंस कम्यूटेशन। सेकंड जो एडवांटेज है रेजिस्टेंस कम्यूटेशन का, दे हैड नॉट हार्ड एज कॉपर बट ऑफर स्मूथ सरफेस, राइट। कि कार्बन जो है होती हैं कॉपर की तरह हार्ड सरफेस इनका नहीं होता है, स्मूथ सरफेस देखने के लिए मिलेगा। कॉपर का हार्ड सरफेस होगा एंड कार्बन ब्रशेस का जैसे ग्रेफाइट काइंड ऑफ मटेरियल अगर हम लोग यूज करते हैं जिसमें सेल्फ लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि ब्रशेस एक ऐसा पार्ट ऑफ सिस्टम है जहां पे बोथ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल लॉसेस साथ में हो रहे हैं, कि कम्यूटेटर सेगमेंट के ऊपर में स्टैटिक पोजीशन मेंटेन किया हुआ है, ब्रशेस नहीं रोटेट कर रहा है। कम्यूटेटर सेगमेंट जब रोटेट करेगा तो यहाँ पे फ्रिक्शन होगा, इस फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम लोग यहाँ पे ऑयल या ग्रीस वगैरह यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ऑयल या ग्रीस जो होती है वो इंसुलेटिंग मटेरियल होती है। इंसुलेटिंग मटेरियल अगर इन बिटवीन हम लोग यूज करते हैं तो करंट कैसे कलेक्ट कर पाएंगे, राइट, इजंट इट। तो हम लोग ऐसा कोई भी मटेरियल नहीं यूज कर सकते लुब्रिकेशन के लिए। तो ब्रशेस जैसे भी बनाएंगी, जिस मटेरियल से भी बनाएंगी, उसमें सेल्फ लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जिसके लिए हम लोग ग्रेफाइट या कार्बन में सेल्फ लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी होती है, इसलिए हम लोग कार्बन ब्रशेस बनाने की कोशिश करते हैं, राइट। दे हैड नॉट हार्ड एज कॉपर बट ऑफर स्मूथ सरफेस कंपेयर टू कॉपर। दे आर सेल्फ लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी होती है, पॉलिशिंग प्रॉपर्टी होती है नेचर, विच इंश्योर एक्सीलेंट मैकेनिकल कंडीशन विथ रोटेटिंग कम्यूटेटर, राइट। एक्सीलेंट मैकेनिकल कंडीशंस ऑब्जर्व होंगे यहाँ पे विथ रोटेटिंग कम्यूटेटर। इन केस ऑफ एनी स्पार्किंग दे विल बी लेस डैमेज देन कॉपर, कि स्पार्किंग अगर होती भी है तो कॉपर जितना डैमेज होगा उतना कार्बन नहीं डैमेज होगा, राइट। तो इन एडवांटेजेस के बेसिस पे हम लोग कार्बन ब्रशेस यूज करते हैं। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं रेजिस्टेंस कम्यूटेशन टेक्निक के। पहला डिसएडवांटेज है ब्रश कांटेक्ट ड्रॉप कंपैरेटिवली मोर देन कॉपर, कि कॉपर में, क्योंकि कॉपर एक कंडक्टिंग मटेरियल है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो उसके कंपैरिजन में कार्बन का जो रेजिस्टिविटी होती है वो हाई होगी, ओवरऑल रेजिस्टेंस हाई होगा, तो जो करंट फ्लो होने के कारण वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कार्बन में ज्यादा होगा। देयरफॉर स्मॉल मशीन्स ऑफ लो वोल्टेज प्रिफर कॉपर ब्रशेस ओनली, कि अगर छोटी मशीन है, स्मॉल मशीन है विथ लो ऑपरेटेड वोल्टेजेस, तो हम लोग कॉपर ब्रशेस ही यूज करेंगे, कार्बन ब्रशेस नहीं यूज करेंगे, क्योंकि कार्बन ब्रशेस का रेजिस्टेंस हाई होने के कारण पर वोल्टेज ड्रॉप जो होता है वो ज्यादा होता है कार्बन में कंपेयर टू कॉपर। सेकंड जो डिसएडवांटेज है, लो करंट डेंसिटी इनकी कम होती है, जिससे साइज ऑफ द ब्रशेस को करंट के रेटिंग के हिसाब से हम लोगों को इंक्रीज करना पड़ता है। लो करंट डेंसिटी कॉन्सिक्वेंटली ब्रश साइज इज मोर, साइज ऑफ ब्रश इंक्रीज हो जाएगा, राइट। तो करंट डेंसिटी का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? जैसे फ्लक्स डेंसिटी होता है, फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू फ्लक्स पासिंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, राइट। कि अगर फ्लक्स डेंसिटी कांस्टेंट है तो फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, फाई कैन बी रिटन एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। ऑपरेटिंग फ्लक्स लाइंस जैसे जैसे इंक्रीज होंगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम लोगों को मैग्नेटिक मटेरियल का बढ़ाना पड़ेगा। सिमिलरली करंट डेंसिटी का मतलब होता है करंट पासिंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कि करंट फॉर कांस्टेंट करंट डेंसिटी I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, कि करंट अगर 2 एम्पियर है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम लगेगा, करंट अगर 10 एम्पियर्स है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ मटेरियल, जो भी मटेरियल है कंडक्टिंग मटेरियल, कंडक्टर, उसका ज्यादा लगेगा। और करंट की वैल्यू अगर 100 एम्पियर है तो ऑब्वियसली बात है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल, कंडक्टर, ज्यादा होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा,
वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, मेल्ट हो जाएगा आपका कंडक्टर। लो करंट डेंसिटी कॉन्सिक्वेंटली ब्रश साइज इज मोर। तो कार्बन का ब्रश साइज, क्योंकि करंट डेंसिटी कार्बन की कम होती है कंपेयर टू कॉपर, तो हम लोगों को ये ऑब्जर्व होता है कि करंट की फॉर हायर करंट कलेक्ट करने के लिए हम लोगों को साइज ऑफ द ब्रशेस बढ़ाना पड़ेगा। सो दिस इज द डिसएडवांटेज कि साइज आपका ज़्यादा लगेगा, जो ओवरऑल वेट ऑफ द मशीन को इंक्रीज करेगा। नोट पॉइंट है, जनरली ऑल डीसी मशीन्स प्रिफर कार्बन ब्रशेस। कार्बन ब्रशेस हम लोग प्रिफर करते हैं। हेलो, हेलो। Generally, all DC machines prefer carbon brushes. Increasing brush resistance will reduce the time constant of the transient state of current. Right? क्योंकि टाइम कांस्टेंट जो होता है, टाइम कांस्टेंट टाउ इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाई आर होता है। एंड इंक्रीजिंग द ब्रश रेजिस्टेंस, कि ब्रश रेजिस्टेंस एज कॉपर इज रिप्लेस्ड विद कार्बन, so overall resistance is increased, and due to increment of resistance the time constant of transient state of current will reduce, right? कि करंट फ्लो होने का जो टाइम कांस्टेंट था वो रेड्यूस हो जाएगा, राइट? तो ये एक एडवांटेज हो गया इसका। सेकंड जो पॉइंट है ब्रश शिफ्ट वाला, कि ब्रश शिफ्ट करके हम लोग किस तरीके से कम्यूटेशन प्रोसेस को इंक्रीज करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। कि ब्रशेस जो है थी वो क्यू एक्सिस पे प्लेस्ड होती थी, ओल्ड एमएनए पे। एंड जैसे कि लोडिंग के हिसाब से एमएनए चेंज होता जा रहा है, तो अगर हम लोग ब्रश शिफ्ट करते हैं उसके थ्रू कम्यूटेशन को कैसे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं वो एनालाइज करते हैं। दिस इज द इजिएस्ट मेथड, सॉरी दिस इज द अर्लीस्ट मेथड। अर्ली डेज में हम लोग इसका यूज करते थे, और नाउ डेज ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी किसी भी मशीन्स में प्रिफर नहीं करते हैं हम लोग, ना कि यूज करते हैं प्रैक्टिकली। दिस इज द अर्लीस्ट मेथड टू इम्प्रूव कम्यूटेशन। इट वॉज इन यूज प्रायर टू द इन्वेंशन ऑफ इंटरपोल्स। कि इंटरपोल्स जब तक इन्वेंट नहीं हुई थी तब तक ब्रश शिफ्ट का कॉन्सेप्ट था। इट इज नॉट यूज नाउ, कि आज के समय में इसका यूज नहीं किया जाता है। इट कॉजेज एडिशनल डीमैग्नेटाइजेशन एज वेल एज ब्रश शिफ्ट इज नॉट रिलायबल विथ वेरिंग लोड कंडीशंस। कि लोड जिस तरीके से चेंज होता जा रहा है, कि सपोज करिए कि टर्मिनल्स पे कुछ लोड लगा है, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा एमएनए शिफ्ट हुआ, लोड थोड़ा सा और चेंज होगा, लोड ज़्यादा इंक्रीज होगा तो एमएनए की शिफ्टिंग ज़्यादा होगी। जैसे कि हम लोगों ने एनालाइज किया था, लोड का इंक्रीज होना मतलब कि टर्मिनल इम्पिडेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स का ओवरऑल इफेक्टिव टोटल लोड रेजिस्टेंस रेड्यूस होना। करंट का, लोड करंट का इंक्रीज होना। लोड करंट कैसे इंक्रीज होगा? जब आर्मेचर करंट स्ट्रांग होगा। आर्मेचर करंट जब स्ट्रांग होगा तो आर्मेचर फ्लक्स लाइन से स्ट्रांग होंगी, जो कि मेन फील्ड फ्लक्स लाइन से इंटरेक्ट करेंगे। ओवरऑल फ्लक्स पैटर्न जो होगा मेन फील्ड फ्लक्स लाइंस का एंड आपके आर्मेचर के जो फ्लक्स लाइंस का के कारण नेट फ्लक्स पैटर्न चेंज जो होता है वो ज़्यादा होगा। ट्रेलिंग पोल टिप्स ऑफ जनरेटर में फ्लक्स डेंसिटी और ज़्यादा इंक्रीज होगी एंड उनकी शिफ्टिंग ज़्यादा होगी, तो एमएनए जो होगा करंट के हिसाब से शिफ्ट होता जाएगा, लोड करंट के हिसाब से। तो अगर सपोज करिए थोड़ा सा लोड कनेक्ट किया, थोड़ा सा एमएनए शिफ्ट हुआ, तो क्यू एक्सिस से ब्रशेस को न्यू एमएनए पे प्लेस करना पड़ेगा। लोड आपका इंक्रीज हो गया, एमएनए और ज्यादा शिफ्ट हुआ, तो ब्रशेस को अगेन आप एक पोजीशन से निकाल के दूसरे पोजीशन पे शिफ्ट करना पड़ेगा। सो दिस इज नॉट द प्रैक्टिकल और रिलायबल मेथड टू डू, राइट? इसीलिए इंटरपोल्स हम लोग यूज करते हैं। इंटरपोल्स का क्या कॉन्सेप्ट होता है
इंटर पोल्स, इसी को हम लोग कम्यूटेटिंग पोल्स के नाम से जानते हैं एंड कैम पोल्स के नाम से भी जानते हैं, कम्यूटेटर पोल्स और कम पोल्स, राइट। तो ध्यान दीजिएगा कि ये पूरा का पूरा स्टेटर का पार्ट है। स्टेटर में दो पोल्स की मशीन देखने के लिए मिल रही है कि यहाँ पे एन पोल है, यहाँ पे अपोजिट पोल एस पोल देखने के लिए मिल रहा है। इन बिटवीन आपका आर्मेचर रखा हुआ है एंड अगर ये फ्लक्स पैटर्न इस तरीके से चेंज हो रहा है, एज वी प्रीवियसली डिस्कस, कि मेन फील्ड फ्लक्स लाइंस और आर्मेचर फ्लक्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगी, जिसके कारण ट्रेलिंग पोल टिप्स ऑफ जनरेटर्स में फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, जिसके कारण एमएनए क्या हो रहा था, शिफ्ट हो जा रहा था एंड ब्रशेस को शिफ्ट करने की नीड थी, राइट। तो इस वाले पिक्चर में आपको ये एनालाइज हो रहा है कि ध्यान दीजिएगा कि जनरेटर है और इसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इस डायरेक्शन में है और यहाँ पे हम लोगों ने एक छोटे छोटे से कि जो मेन फील्ड पोल्स थे उनसे साइज देखिए इनका कम देखने के लिए मिलता है, राइट। ये जो मिडिल वाला पोर्शन है इंटरपोलर एक्सिस भी इसको हम लोग कहते हैं, क्यू एक्सिस जो होता है कि इन बिटवीन दी एक्सिस इन बिटवीन दी फील्ड पोल्स, कि फील्ड पोल्स को बीचों बीच जो बाइसेक्ट करने वाली एक्सिस होती है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरपोलर एक्सिस, कि वो रीजन जो होता है वो इंटरपोल्स का रीजन होता है और इसी को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेचर एक्सिस। कि टू पोल की मशीन में क्वाड्रेचर कहाँ पे होगा, फोर पोल की मशीन में क्वाड्रेचर कहाँ पे होगा, हम लोगों ने प्रीवियसली एनालाइज किया हुआ है। तो ये इंटरपोलर एक्सिस में दो स्मॉल स्मॉल पोल्स हम लोग प्लेस करेंगे ऑफ सेम पोलैरिटी अहेड ऑफ द मेन फील्ड पोल्स, राइट। कि देखिए जनरेटर अगर इस डायरेक्शन में रन कर रहा है, लेफ्ट टू राइट अगर रन कर रहा है जनरेटर, आर्मेचर कंडक्टर्स और आर्मेचर और योर रोटर अगर रन कर रहा है थ्रू द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर, तो आर्मेचर के रोटेशन के डायरेक्शन में, जनरेटर के रोटेशन के डायरेक्शन में इनकी पोलैरिटी क्या होगी इंटरपोल्स की, कि इस डायरेक्शन में अगर ये रन कर रहा है तो इसके अहेड वाला कौन सा पोल है, एन पोल है, इसके सामने वाला कौन सा पोल है, एन पोल है। तो यही सेम पोलैरिटी का इंटरपोल यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ से यहाँ जब हम लोग रन कर रहे हैं तो इसके अहेड वाला कौन सा पोल है, साउथ पोल, तो साउथ पोल ही हम लोग यहाँ पे इसकी पोलैरिटी रखेंगे। और अगेन इसमें फील्ड वाइंडिंग वगैरह होंगी जो कि सीरीज वगैरह में कनेक्टेड रहती हैं आर्मेचर के साथ, कि आर्मेचर में जब लोडिंग बढ़ेगी कि टर्मिनल्स पे लोड इंक्रीज हुआ तो लोड करंट इंक्रीज होगा, लोड करंट इंक्रीज होगा, आर्मेचर करंट इंक्रीज होगा, तो आर्मेचर करंट ही इसमें से फ्लो, क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है आर्मेचर कंडक्टर्स के साथ, आर्मेचर कॉइल के साथ। तो अगर आर्मेचर करंट बढ़ता है, ब्रशेस के बाद कौन सा करंट देखने के लिए मिलता है, आई ए, और इनसाइड द आर्मेचर आई ए बाई ए। तो यहाँ पे आई ए करंट फ्लो कर रहा है जो कि इंटरपोल्स में भी फ्लो कर रहा है। तो अगर आर्मेचर में करंट की वैल्यू बढ़ेगी, आर्मेचर फ्लक्स अगर स्ट्रांग होगा तो ऑटोमेटिकली इंटरपोल्स भी स्ट्रांग हो जाएंगे, एन पोल ज्यादा स्ट्रांग, एस पोल ज्यादा स्ट्रांग, तो ये काउंटर फ्लक्स ज्यादा क्रिएट करेंगे, राइट। दीज आर ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ओनली, कि करंट के फ्लो होने के, करंट के मैग्नीट्यूड पे ही डिपेंड करेगा कि एन पोल से और एस पोल से कितनी फ्लक्स लाइंस निकल रही हैं, इंटर कर रही हैं, राइट। तो ध्यान दीजिएगा कि लोडिंग कंडीशन के हिसाब से आईए की वैल्यू चेंज होगी एंड क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है आर्मेचर के साथ, तो जिस तरीके से आर्मेचर करंट चेंज होगा उस तरीके से ये काउंटर फ्लक्स एन टू एस जो क्रिएट कर रहा है वो भी स्ट्रांग होगा। तो ध्यान दीजिएगा फ्लक्स पैटर्न नो लोड के कंडीशन में ऐसा था, एन टू एस जा रहा था, लोडेड कंडीशन में फ्लक्स पैटर्न चेंज हो गया था, ट्रेलिंग पोल्स ऑफ जनरेटर में फ्लक्स डेंसिटी हाई हो गई थी। अब इसको काउंटर करने के लिए यहाँ से काउंटर फ्लक्स जनरेट किया हम लोगों ने, एन पोल से फ्लक्स लाइंस निकल रही हैं, एस पोल पे इंटर करेंगी, तो इधर से जब फ्लक्स लाइंस जाएंगी तो ये अगेन जो होंगी प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट होंगी, एन पोल से निकलेंगे एंड एस पोल पे इंटर करेंगे, और ये फ्लक्स लाइंस इस तरीके से काउंटर कर रही है ना। यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी ट्रेलिंग पोल में टिप्स में जो हाई हो गया था जिसके कारण एमएनए शिफ्ट हो रहा था, तो ये काउंटर फ्लक्स क्रिएट करके इन सारी चीजों को बैलेंस करेगा। ये होता है कॉन्सेप्ट इंटरपोल्स का, राइट। एंड ये टैपर्ड पोल्स, शेप पोल्स होते हैं। जिस तरीके से ये पोल फेस आपका मेन फील्ड पोल्स का वाइडर होता है इन ऑर्डर टू रिड्यूस द रिलक्टेंस,
तो ये जो इंटरपोल्स होती हैं ये टेपर्ड इन शेप होती हैं, इस तरीके से टेपर्ड देखने के लिए मिल रहा है कि इनके पोल फेस जो होता है वो वाइडर नहीं होगा, पोल फेस स्मॉलर ही रहेगा, क्योंकि ज़्यादा फ्लक्स नहीं क्रिएट करना है, मेन फील्ड पोल से कम ही फ्लक्स क्रिएट करना, अदरवाइज सारी की सारी फ्लक्स लाइंस को काउंटर कर देगा, नलिफाई कर देगा, तो फ्लक्स ओवरऑल रेड्यूस हो जाएंगी मशीन में, राइट। तो टैपर्ड शेप पोल्स होते हैं ये, एंड शुडंट गेट सैचुरेटेड इजीली, कि फ्लक्स के इंक्रीज होने से ये सैचुरेट नहीं होंगे, राइट, कि करंट भले ही फ्लो कर रहा है एंड फ्लक्स उतना इंक्रीमेंट नहीं देखने के लिए मिलेगा। बीएच कर्व का जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये इजीली सैचुरेट नहीं होगा, क्या मतलब है कि करंट इंक्रीज होता जाएगा तो ऑपरेटिंग फ्लक्स क्रिएट होता जाएगा, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई रिलेशन यहाँ पे फॉलो होगा, राइट, कि करंट के इंक्रीज होने से ऑपरेटिंग फ्लक्स लाइंस इंक्रीज होती रहेंगी। ऐसा सिचुएशन नहीं आएगा कि ये नॉन लीनियर रीजन में चला गया है, सैचुरेशन रीजन में चला गया है, कि करंट हम लोग फर्दर इंक्रीज करते जा रहे हैं लेकिन ऑपरेटिंग फ्लक्स लाइंस उसी सेम रेशियो में इंक्रीज नहीं हो रही है, फ्लक्स का मैग्नीट्यूड अब कांस्टेंट हो गया है, कि करंट यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज कर दिया हम लोगों ने, लेकिन ऑपरेटिंग फ्लक्स लाइंस यहीं पे देखने के लिए मिल रही है, ऐसा नहीं सिचुएशन देखने के लिए मिलेगा, राइट। तो इसलिए इनको टैपर्ड शेप में बनाते हैं हम लोग कि इजीली ये सैचुरेट ना हो, एंड देयरफॉर लेंथ ऑफ एयर गैप शुड बी मोर, लेंथ ऑफ एयर गैप क्या होगा यहाँ पे मोर होता है, जिसके कारण फ्लक्स डेंसिटी इतनी इंक्रीज नहीं होगी जिसके कारण सैचुरेशन पे पहुंच जाए। टैपर्ड शेप प्रिफर्ड टू नॉट मेक इंटरपोल्स टू सैचुरेट इजीली, राइट, and these are brushes, your brushes are there only on the q axis of the machine, this one is d axis, and यहाँ पे हम लोग थिक वायर टू कैरी आर्मेचर करंट यूज कर रहे हैं, these are interpolar axis और q axis के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, these are main field poles, एंड ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है आपका आर्मेचर बाय द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर। तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट था इंटरपोल का। Interpoles are small poles compared to main poles located in the interpolar region between main poles। कि interpoles क्या होते हैं, small poles होते हैं compared to main poles located in the interpolar region में हम लोग इसको locate करते हैं between main poles। इंटरपोलर रीजन बिटवीन दी मेन फील्ड पोल्स, की मेन फील्ड पोल एन पोल यहाँ पे है, एस पोल यहाँ पे है, इन बिटवीन क्या है, कौन सा रीजन हुआ, ये रीजन हुआ, जिसको हम लोग इंटरपोलर रीजन कह रहे हैं। एंड देयरफॉर नंबर ऑफ इंटरपोल्स, कितने नंबर ऑफ इंटरपोल्स लगाने पड़ेंगे हम लोगों को, जितने नंबर ऑफ मेन फील्ड पोल्स हैं, नंबर ऑफ इंटरपोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मेन फील्ड पोल्स, तभी तो ओवरऑल फ्लक्स का जो पैटर्न चेंज हुआ है उसको कंपनसेट कर सकते हैं, राइट। तो ये इंटरपोल्स का कॉन्सेप्ट होता है। जिस तरीके से कम्यूटेटिंग वाइंडिंग कर रही थी, हमारा आर्मेचर रिएक्शन को इंप्रूव करने के लिए कंपनसेटिंग वाइंडिंग कर रही थी, नॉट कम्यूटेटिंग वाइंडिंग, कंपनसेटिंग वाइंडिंग हम लोग यूज कर रहे थे, कि मेन फील्ड पोल्स पे फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज हो गया था, और फ्लक्स डेंसिटी जब इंक्रीज हो गया तो जैसा कि आपको पता है कि आयरन लॉसेस इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉसेस फ्लक्स डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। फ्लक्स डेंसिटी जब इंक्रीज हो जाएगा तो हिस्टेरेसिस एडी करंट लॉसेस इंक्रीज हो जाएंगे, आपका आयरन लॉसेस इंक्रीज हो जाएगा, और आर्मेचर रिएक्शन जो होगा वो ज्यादा होगा, राइट। तो उस चीज को कंपनसेट करने के लिए और प्रॉपरली एयर गैप में फ्लक्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोगों ने कंपनसेटिंग वाइंडिंग यूज किया हुआ था ऑन द पोल फेसेस ऑफ मेन फील्ड पोल्स, राइट। और यहाँ पे अगर कंडक्टर में, आर्मेचर के कंडक्टर में जो कि एन पोल के अंडर में आ रहा है, अगर क्रॉस करंट है, तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग में जो करंट इंजेक्ट करते थे हम लोग, वो डॉट 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 करते थे, जिसके कारण यहाँ से फ्लक्स अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इधर से इस डायरेक्शन में क्रॉस डॉट के कारण इस डायरेक्शन में फ्लो करे, एक दूसरे को कंपनसेट करें और प्रॉपरली पूरे के पूरे आपके मशीन में और एयर गैप में फ्लक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो वो यूनिफॉर्म हो सके, जिसकी वजह से आर्मेचर रिएक्शन हमारा रेड्यूस हो रहा था, आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट। तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग आर्मेचर रिएक्शन को इंप्रूव करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। इंटरपोल्स और कंपनसेटिंग वाइंडिंग का जो दूसरा एडेड एडवांटेज जो होता है, फर्स्ट प्रायोरिटी है कंपनसेटिंग वाइंडिंग यूज करने का,
कि आर्मेचर रिएक्शन को के प्रोसेस को इंप्रूव करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, कंपनसेटिंग वाइंडिंग यूज करते हैं। आयरन लॉसेस वगैरह इससे रेड्यूस हो जाती हैं। ये एडेड एडवांटेज देखने के लिए मिला। और क्या एडेड एडवांटेज देखने के लिए मिला कंपनसेटिंग वाइंडिंग का, कि फ्लक्स जब प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, कि तो फ्लक्स पैटर्न इस तरीके से चेंज हो जाएगा, इस तरीके में चेंज हो जाएगा, तो वो क्या होगा, ब्रशेस को शिफ्ट करने की जरूरत है क्या, नहीं, ब्रशेस को शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, राइट, ब्रशेस को शिफ्ट करने की जरूरत नहीं। तो स्पार्किंग प्रोड्यूस होगा क्या, नहीं, ब्रशेस आर ऑन देयर ओरिजिनल पोजिशंस ओनली। और यहाँ पे एमएनए की शिफ्टिंग नहीं होगी, जिससे क्यू एक्सिस पे जो ब्रशेस रखे हुए हैं उन कंडक्टर, आर्मेचर कंडक्टर में लेस वोल्टेजेस रहेगा, लेस करंट फ्लो करेगा, तो करंट के रिवर्सल में स्पार्किंग प्रोड्यूस नहीं होगा। दैट इज व्हाट आवर सेकंड एडेड एडवांटेजेस ऑफ कंपनसेटिंग बाइंडिंग, राइट। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, आर्मेचर रिएक्शन को इंप्रूव करना। सेकंड एडेड एडवांटेज क्या है, कम्यूटेशन इंप्रूव करने के लिए कंपनसेटिंग वाइंडिंग, राइट। तो उसी तरीके के कॉन्सेप्ट में इंटरपोल का कॉन्सेप्ट आता है। इंटरपोल्स का फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, आर्मेचर रिएक्शन इंप्रूव करना, नहीं, फर्स्ट प्रायोरिटी है इंटरपोल्स का कम्यूटेशन के प्रोसेस को इंप्रूव करने के लिए हम लोग इंटरपोल्स यूज करते हैं। दे आर टेपर्ड इन शेप टू reduce the saturation probability of iron, right. Interpoles are small poles compared to the main field poles located in the interpolar region between the main poles. Number of interpoles is equal to number of main field poles, right, कि जितने number of main field poles हैं उतने ही same number of interpoles भी हम लोग यूज करेंगे। They are tapered in shape, intentionally designed with lesser air gap, कि टैपर्ड शेप के होते हैं और इंटेंशनली इनको लार्जर एयर गैप के पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइन किया जाता है, जिससे ओवरऑल रिलक्टेंस की वैल्यू हाई मिल सके, ओवरऑल रिलक्टेंस की वैल्यू हाई मिल सके, राइट। Intentionally designed with larger air gap in order not to get saturated when the load current flows through the interpolar winding, कि easily saturate नहीं होगा when the load current flows through the interpolar winding. In order to get automatic neutralization, interpoles winding also connected in series with armature through brushes, कि आर्मेचर से जो करंट निकल रहा है वो ब्रशेस में कलेक्ट होगा एंड देन ब्रशेस से आपके इंटरपोल्स में जा रहा है, राइट। तो इन सीरीज है कि आर्मेचर करंट अगर स्ट्रांग होगा ड्यू टू लोड करंट एंड लोड वेरिएशंस, तो आपका इंटरपोलर्स का फ्लक्स का जो इंक्रीमेंट है वो भी स्ट्रांग होगा, जिससे जो फ्लक्स पैटर्न में चेंजेस आ रहा था वो नलिफाई किया जा सके। द पोलैरिटी ऑफ इंटरपोल्स is the polarity of main pole. Polarity of interpole is the polarity of main poles ahead of generator in the direction of rotation. The polarity of an interpole is the polarity of main poles ahead of generator in the direction of rotation, कि जनरेटर के डायरेक्शन ऑफ रोटेशन के डायरेक्शन में जो पोलैरिटी इंटरपोल की क्या होगी, जो इसके इन दी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन में अगला वाला जो मेन फील्ड पोल है वही इसकी पोलैरिटी रहेगी। इस वाले पोल की पोलैरिटी क्या रहेगी इंटरपोल्स की, इन दी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन में जो इसके अहेड वाला मेन फील्ड पोल है एस पोल, वही इसकी पोलैरिटी रहेगी। तो इस तरीके से इंटरपोल्स की पोलैरिटी डिसाइड किया जाता है। एंड एमसीक्यू में ये सारे कॉन्सेप्ट आपसे पूछे जाएंगे कि इंटरपोल्स की पोलैरिटी क्या होगी जनरेटर्स में। तो इन केस ऑफ जनरेटर मेन फील्ड पोल्स अहेड ऑफ द इंटरपोलर रीजन इज द पोलैरिटी ऑफ योर इंटरपोल्स। इंटरपोल्स सर्व टू फंक्शंस, कि इंटरपोल्स भी दो फंक्शंस आपको यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं। इट प्रोड्यूसेस अ काउंटर ईएमएफ इन द कॉइल अंडरगोइंग कम्यूटेशन,
right? It produces a counter EMF, or sorry, counter MMF in the coil undergoing commutation because of its opposite polarity, and nullifies the reactance voltage. This will improve the commutation process. कि इंटरपोल्स क्या कर रहे हैं कि इस वाले कॉइल में सपोज करिए, जिस भी कॉइल में कम्यूटेशन प्रोसेस चल रहा है, कि ब्रशेस जहाँ पे हैं जिस पर्टिकुलर कॉइल में, यहीं पे चल रहा होगा इस कॉइल में, ये कंडक्टर जब मूव करेगा तो दूसरा कंडक्टर आ जाएगा, उस कॉइल में कम्यूटेशन चालू हो जाएगा, राइट? तो इसी पोजीशन पे चल रहा है, राइट? और डिफरेंट डिफरेंट कॉइल्स में चल रहा है। जिस कॉइल में कम्यूटेशन प्रोसेस चल रहा है वहां पे क्या प्रोड्यूस हो रहा था? ड्यू टू नंबर ऑफ टर्न्स इंडक्टेंस का फॉर्मेशन हो रहा था, एंड इंडक्टेंस में जब फ्लक्स लिंक कर रही थी तो जिसके कारण रिएक्टेंस वोल्टेजेस का फॉर्मेशन हो रहा था, और उस रिएक्टेंस वोल्टेजेस के कारण इजीली करंट क्रॉस टू डॉट रिवर्स नहीं हो पा रही थी रिएक्टेंस वोल्टेज के कारण, राइट? तो अब ये क्या कर रहा है इंटरपोल्स? ये काउंटर ईएमएफ क्रिएट करेगा कि जितना प्लस माइनस इसमें डेवलप हो रहा था रिएक्टेंस वोल्टेज, उसके अपोजिट पोलैरिटी का काउंटर ईएमएफ क्रिएट करेगा, जिससे एक दूसरे के जो रिएक्टेंस वोल्टेजेस है उसके काउंटर ईएमएफ से नलीफाई हो जाए, एंड इस तरीके का कोई रिएक्टेंस और इंडक्टिव प्रॉपर्टी का जो इफेक्ट है वो आपके कम्यूटेशन प्रोसेस में ना देखने के लिए मिले, और इजीली करंट का रिवर्सल क्रॉस टू डॉट हो सके। इट प्रोड्यूसेस अ काउंटर ईएमएफ इन द अंडर कॉइल अंडरगोइंग कम्यूटेशन बिकॉज ऑफ इट्स अपोजिट पोलैरिटी एंड नलीफाइज द रिएक्टेंस वोल्टेज। दिस विल इम्प्रूव द कम्यूटेशन प्रोसेस। सेकेंड जो एडवांटेज है या फिर फंक्शन है, द इनइक्वालिटी इन द टॉप एंड बॉटम हाफ फ्लक्स डेंसिटीज, कि ट्रेलिंग पोल टिप्स ऑफ जनरेटर में जो फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज हो जा रही थी जिसके कारण इनइक्वालिटी इन द टॉप एंड बॉटम हाफ फ्लक्स डेंसिटीज ऑब्जर्व हो रही थी, विल बी नलिफाइड टू सम एक्सटेंट। ये जो चीज थी फ्लक्स पैटर्न न्यू एमएनए शिफ्ट हो जा रहा था जिसके कारण प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, तो ये कुछ हद तक सम एक्सटेंट तक ये रेड्यूस हो जाएंगी, एंड प्रॉपरली यूनिफॉर्म फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए मिलेगा, नलिफाइड टू सम एक्सटेंट, which reduces the क्रॉस मैग्नेटाइजेशन एंड इम्प्रूव कम्यूटेशन प्रोसेस। की एमएनए की शिफ्टिंग जो होगी वो कम से कम होगी, एंड कम्यूटेशन प्रोसेस इंप्रूव होगा, इस कम्यूटेशन प्रोसेस इंप्रूव होगा। ऑल मशीन्स कंटेन्स इंटरपोल्स। इंटरपोल्स क्या होते हैं? मेन फील्ड पोल से चीपर होते हैं। ऑल मशीन्स कंटेन्स इंटरपोल्स चीपर इन कॉस्ट टू गेट गुड कम्यूटेशन। की जितनी भी प्रैक्टिकल मशीन्स हैं उनको अगर आप डीसी मशीन्स को खोल के देखते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट मशीन्स, राइट, विच आर एबल टू हैंडल ह्यूज अमाउंट ऑफ पावर, बल्क पावर हैंडलिंग कैपेसिटी के मशीन के बारे में बात कर रहे हैं, नॉट स्मॉल स्मॉल टॉयज के बारे में, राइट? तो डीसी मशीन जो कि आपके लेबोरेटरीज में या फिर इंडस्ट्रीज में यूज की जा रही हैं, ऑल मशीन्स कंटेन, डीसी मशीन कंटेन्स इंटरपोल्स चीपर इन कॉस्ट होते हैं टू गेट गुड कम्यूटेशन प्रोसेस, टू गेट गुड कम्यूटेशन प्रोसेस। दिस रीजन इज नोन एज इंटरपोलर रीजन, कि मेन फील्ड पोल्स के बीच का जो रीजन होता है वो इंटरपोलर रीजन होता है। दीज आर कंपनसेटिंग वाइंडिंग रीजन। ये क्या होता है? इतना पोर्शन होता है कंपनसेटिंग वाइंडिंग का, और इतना पोर्शन आपके इंटरपोल्स का होता है। इंटरपोलर वाइंडिंग एक्ट इन द इंटरपोलर रीजन टू इंप्रूव कम्यूटेशन। कंपनसेटिंग वाइंडिंग एक्ट अंडर द पोल्स। कंपनसेटिंग वाइंडिंग कहां पे वर्क कर रही है? अंडर द पोल्स, मेन फील्ड पोल्स। एक्ट अंडर द पोल्स टू reduce armature flux and armature reaction. Both have their own independent localized actions on armature reaction। कि दोनों का फंक्शन आपके अपने अपने रीजन में देखने के लिए मिल रहा है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग का एंड इंटरपोल्स का। बोथ हैव देयर ओन इंडिपेंडेंट लोकलाइज्ड एक्शन ऑन आर्मेचर रिएक्शन प्रोसेस, राइट? तो ये कॉन्सेप्ट था यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया, एंड ये दोनों कम्यूटेशन प्रोसेस के बारे में हम लोगों ने बात किया। एक था ब्रश शिफ्ट वाला एंड एक था
आर्मेचर रेजिस्टेंस, सॉरी ब्रश रेजिस्टेंस इंक्रीज करके हम लोगों ने इम्प्रूव किया कंप्यूटेशन प्रोसेस को। राइट, तो यहाँ तक का डिस्कशन ओवर होता है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग द टर्मिनल वोल्टेजेस के बारे में बात करेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में अगेन हम लोग मिलते हैं ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। एंड कोई भी कॉन्सेप्चुअल डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, हम लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।